राजा रघुवंशी का शासनकाल मध्य भारत के सुरंगपुर राज्य में एक सुनहरे युग के रूप में जाना जाता था। उनके न्यायप्रिय स्वभाव, सैन्य चातुर्य और जनहितकारी योजनाओं के लिए जनता उन्हें देवता मानती थी। सुरंगपुर का किला ऊंचे टीले पर बना था, जहां से राजा अपने राज्य की हर गतिविधि पर नजर रखते थे। राजा रघुवंशी बाल्यकाल से ही नीति, युद्ध और कूटनीति में पारंगत थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और जीते, मगर यह कहानी उस युद्ध की नहीं, बल्कि उस रहस्य की है जिसमें उनके जीवन की सबसे भयावह हार छिपी थी। एक ऐसी हार जिसमें उन्होंने न केवल अपना साम्राज्य खोया, बल्कि अपनी जान भी गंवा दी। सोनम, एक सुंदर रहस्यमयी युवती जिसकी आंखों में दर्द छिपा था और चाल में कोई राज। वह गांव की सामान्य लड़की नहीं थी, मगर दिखाती वही थी। वह अक्सर अपनी मां के नाम पर भीख मांगने या छोटे मोटे काम के बहाने महलों के आसपास दिखाई देती। कोई उसे पहचानता नहीं था, मगर उसके आने के कुछ ही दिनों में वह महल के रसोई घर तक पहुंच गई थी। राजा रघुवंशी की रसोई में काम करना एक साधारण बात नहीं थी। वहां केवल वे लोग काम करते जो जांचे परखे, भरोसेमंद और वर्षों से परिचित हों। मगर सोनम कुछ ही महीनों में रसोई से महल की नर्सरी तक और फिर रानी के खास कक्ष तक पहुंच गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उसकी नजरें कुछ और ढूंढ रही थीं, शायद राजा का दिल या शायद राजा की जान। राजा के महल के पास एक सूखा कुआं था, जिसे शापित कुआं कहा जाता था। कहा जाता था कि वहां रात को किसी की परछाई नाचती है, कोई सीटी बजाता है और कोई किसी से मिलन करता है। सोनम अक्सर वहां दिखाई देती थी। कई बार देखा गया कि वह किसी से बात कर रही है, मगर वहां कोई होता नहीं था। एक दिन महल के एक सिपाही ने देखा कि सोनम एक अजनबी युवक से मिल रही थी, लंबा, सांवला, तेज आंखों वाला। उसके कपड़े राजसी नहीं थे, मगर चाल में साहस था। यह युवक प्रेमी था या लुटेरा, यह कोई नहीं जानता था, मगर वह सोनम से मिलने चुपके चुपके आता और रात के अंधेरे में गायब हो जाता। फिर आई वह रात जिसने इतिहास बदल दिया। मौसम खराब था, बिजली चमक रही थी और महल की दीवारों पर अजीब साए उभर रहे थे। आधी रात के करीब महल की घंटी बजी। राजा रघुवंशी की हत्या हो चुकी थी। राजा का शव उनके निजी कक्ष में पाया गया। उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था, मगर उनकी आंखें खुली थीं, जैसे उन्होंने अपनी मौत को देखा हो। उनकी तलवार म्यान में थी, मगर मेज पर एक पंख पड़ा था, काले कौवे का पंख। यह हत्या नहीं, एक साजिश थी, गहरी, भयानक और अंदर से की गई। राजमहल में अफरा तफरी मच गई। रानी बेहोश हो गईं, सेनापति को बुलाया गया और गुप्तचरों को सक्रिय किया गया। पहली नजर सोनम पर पड़ी। वह उस रात महल में नहीं थी। किसी ने देखा था कि वह कुएं की ओर गई थी, और फिर वो युवक जो कभी दिखाई देता था, कभी नहीं। कोई नहीं जानता था वह कौन था। कुछ ने उसे पहाड़ी लुटेरा कहा, कुछ ने पुराने राजा का खोया हुआ बेटा, और कुछ ने उसे सिर्फ एक भूत कहा। राजा मारा गया। कोई साक्ष्य नहीं, कोई शोर नहीं, मगर शक हर ओर। क्या सोनम केवल एक प्यादे की तरह इस्तेमाल की गई, या वह असली सूत्रधार थी? सोनम की परवरिश कुछ अलग ढंग से हुई। वह जड़ी बूटियों की गहरी जानकारी रखती थी, तीरंदाजी जानती थी, और सबसे बड़ी बात, उसे झूठ को पकड़ना आता था। मां अक्सर उसे सिखाया करती थीं, बेटी, जब दुनिया तुझसे झूठ बोले तो तू उसकी आंखें पढ़। शब्द झूठ बोल सकते हैं, मगर आंखें नहीं। 17 वर्ष की आयु में उसकी मां का देहांत हो गया। उसके बाद गांव में उसके खिलाफ अफवाहें चलने लगीं। ये लड़की कुछ छुपा रही है, ये कोई साधारण नहीं है, कहीं ये डाकुओं से जुड़ी तो नहीं। सोनम ने सब सुना, सहा, और फिर एक रात गांव छोड़ दिया। उसे सुरंगपुर की ओर बढ़ते हुए देखा गया, जहां राजा रघुवंशी का किला था। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले एक मंदिर के बाहर भिक्षा मांगी, फिर महल की सेविकाओं की निगाह में आई। कुछ ही समय में वह रसोई में, फिर रानी के कक्षों तक पहुंच गई। उसकी बुद्धिमत्ता और सादगी ने सबका दिल जीत लिया। महल के पास एक पुराना कुआं था, शापित कुआं। वहां पर सोनम अक्सर बैठती थी। एक रात वह वहां बैठी थी जब एक साया उसके पास आया, लंबा, काले कपड़ों में, चेहरे पर आधा नकाब। तुम सोनम हो? उसने पूछा।
हाँ, उसने चौंकते हुए कहा। तुम कौन? वो जिसकी वजह से तुम्हारी मां की जान गई। सोनम के पैर जैसे जमीन में जम गए। वह कुछ बोल न सकी। फिर उस युवक ने अपना नकाब हटाया। वो तेज नयन वाला, घावों से भरा चेहरा और पीठ पर एक पुराना तलवार का निशान लिए युवक बोला, मैं ही वो घायल सैनिक हूं जिसकी देखभाल तुम्हारी मां ने की थी। मैं ही तुम्हारा पिता नहीं हूं, मगर तुम्हारी मां मुझसे प्यार करती थी। तो तुम कौन हो? सोनम ने धीमे से पूछा। मैं वो हूं जिसे राजा रघुवंशी ने धोखा देकर मौत के हवाले कर दिया था। उसने अपना नाम बताया, आरव। राजा रघुवंशी के राज्य में आरव कभी सबसे तेज युवा योद्धा हुआ करता था, मगर एक युद्ध के बाद उसे राजनीतिक दुश्मनों की चाल का शिकार बना दिया गया। राजा ने उसके ऊपर गद्दारी का आरोप लगाकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। मैं बच गया सोनम। तुम्हारी मां ने मुझे जिंदा किया, लेकिन मेरी आत्मा तब से हर रात मरती रही। तो अब क्या चाहते हो? इंसाफ। और तुम मेरी मदद करोगी? सोनम उस रात ठीक से सो नहीं सकी। उसके सामने दो रास्ते थे। एक, जो उसे आरव की तरह एक अंधी प्रतिशोध की आग में झोंक देता। दूसरा, जिसमें वो सत्य की खोज करती, चाहे परिणाम कुछ भी हो। क्या राजा ने सचमुच आरव के साथ विश्वासघात किया था, या आरव झूठ बोल रहा था? क्या उसकी मां की मौत सचमुच एक हादसा थी, या राजा से जुड़ा कोई रहस्य? एक लड़की जो प्रेम को समझने लगी थी, अब न्याय और प्रतिशोध के बीच झूल रही थी। राजा रघुवंशी की छवि जनमानस में देवता के समान थी, न्यायप्रिय, परोपकारी और वीर। लेकिन सत्ता का हर शिखर अपने साथ ऐसे राज छुपाए बैठा होता है जो केवल दीवारों की दरारों में सांस लेते हैं। और उन्हीं दरारों के पीछे छिपा था एक दूसरा राजा। ऐसा राजा जो दिन में जनता का उद्धारक था और रात में अपने अतीत से डरता था। राजमहल के भीतर कुछ ऐसे कमरे थे जहां केवल राजा ही जाता था, खासकर एक गुप्त कक्ष जो दरबार हॉल के नीचे सुरंगों में था। कहा जाता था कि वहां कुछ राजपत्र, जड़ी बूटियां और पुराने युद्ध दस्तावेज रखे गए थे। पर दरबारियों को उस कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, और अब सोनम उस रहस्य तक पहुंचने की कसम खा चुकी थी। सोनम अब रानी रत्नमाला की प्रमुख सहायिका बन चुकी थी। रानी, जो वर्षों से संतान की चाह में दुखी थीं, सोनम से एक सच्चे मन की निकटता महसूस करती थीं। एक दिन रानी ने उसे अपने कक्ष में बुलाया और कहा, सोनम, तुम्हारी बातों में सच्चाई है। तुम्हारी मां वैद्य थी ना? मेरे पास एक पुरानी जड़ी बूटी है जिसे राजा किसी से छुपा कर रखे हैं। क्या तुम देख सकती हो? सोनम चौंक गई। जड़ी बूटी? कैसी? राजा कहते हैं यह शरीर को बल देती है, मगर मैं जानती हूं वह हर पूर्णिमा को उसे खुद अकेले लेते हैं और उसके बाद वे बदल जाते हैं। बदल जाते हैं कैसे? सोनम ने पूछा। उनकी आंखों में डर आ जाता है और कभी कभी वे मुझे भूल जाते हैं। सोनम अब निश्चित थी, राजा रघुवंशी कुछ छिपा रहे थे। शायद कोई बीमारी, कोई अपराध या कोई काला जादू। आरव ने एक और कहानी बताई। मैंने राजा के लिए 2 युद्ध जीते। एक बार जब मेरे नेतृत्व में 300 सैनिकों ने दुश्मन के 3000 सिपाहियों को हरा दिया, तो पूरे राज्य में मेरा नाम गूंजा। लोग कहते थे अगला राजा शायद मैं ही बनूं, और यही उनकी ईर्ष्या का कारण था। हाँ, मगर असली कारण कुछ और था। मैं जान गया था कि एक युद्ध में राजा ने अपने ही सैनिकों को बेच दिया था। बदले में दुश्मन ने उसे काली सौगंध नामक एक औषधि दी, जो किसी को भी अंधी शक्ति देती है, मगर बदले में उसकी आत्मा हर पूर्णिमा को घायल होती है। तब क्या वह जड़ी बूटी वही थी? हाँ, और राजा अब उसका गुलाम बन चुका है। वह धीरे धीरे अपना होश खो रहा है। सोनम ने एक योजना बनाई। उस रात जब राजा पूर्णिमा के समय गुप्त कक्ष में जाएंगे, वह छुपकर भीतर झांकेगी। समय आया, वह धीमे से पीछे पीछे गई। गुप्त द्वार खुला। राजा अकेले अंदर घुसे। सोनम एक पुरानी मीनार की परछाई में छुप गई। अंदर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, लोबान, रक्त और चंदन की मिलीजुली गंध। दीवारों पर अजीब लिपि से मंत्र लिखे थे। राजा एक कटोरे में कुछ पी रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, मगर उनके होंठ बुदबुदा रहे थे। तुम ही हो मेरी शक्ति, मेरे दुश्मनों की मौत, मगर क्या तुम मेरी आत्मा बचा सकोगी? सोनम कांप उठी। तभी राजा ने अचानक सिर घुमाया, जैसे किसी छाया को महसूस किया हो। कौन है वहां?
उसकी गर्जती आवाज गूंज उठी। सोनम सांस रोके अंधेरे में स्थिर खड़ी रही। कोई था, राजा बुदबुदाए। फिर उन्होंने कक्ष की दीवार पर रखी एक मुहर को उठाया। वही पंख जो उनकी मौत की रात मिला था। राजमहल में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन हवाओं में कुछ अलग था। पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में था, मगर किले की दीवारों पर उसकी रोशनी बर्फ की तरह ठंडी लग रही थी। घंटा टनटनाया। ठीक रात के 10 बजे। सभी दरबारी अपने अपने कक्षों में लौट चुके थे। सिपाही पहरे पर थे। रानी रत्नमाला पूजा में बैठी थीं, और राजा रघुवंशी, वे गुप्त सुरंग की ओर बढ़ चुके थे, जहां वे हर पूर्णिमा की रात जाते थे। मगर आज कोई और भी उनके पीछे चल रहा था। सोनम ने इस रात को चुना था। रानी ने उसे पूजा में शामिल होने के लिए बुलाया, मगर उसने यह कहकर मना कर दिया कि वह थकी हुई है। असल में वह पहले ही योजना बना चुकी थी। उसके पास रसोई घर की चाबी थी, और वहां से नीचे सुरंग की ओर एक छोटा रास्ता था, जिससे केवल पुराने रसोई कर्मी ही परिचित थे। वह उसी रास्ते से नीचे गई, राजा के गुप्त कक्ष की ओर। उसके पास एक पत्र था जो आरव ने उसे दिया था, एक गवाही नुमा दस्तावेज जिसमें राजा के युद्धकालीन अपराधों का जिक्र था। उधर महल के पीछे के जंगल से एक साया आया, लंबा तेज चाल वाला। वही आरव। वह गुप्त दीवार की दूसरी ओर से कक्ष में घुसा। वहां मौजूद एक पुराना सैनिक कभी उसका दोस्त हुआ करता था, आज वही उसे अंदर लेकर आया। आरव के पास कुछ था, एक नुकीली नीली धातु की छोटी कटार, जिसे शव बिंदु कहा जाता था। कहा जाता था, यह केवल एक बार प्रयोग होती है, और सीधे हृदय पर लग जाए तो इंसान बिना शोर किए मर जाता है।